Hello everyone, I am Tushita, your biology educator, and welcome to our channel Nursing Gurukul. I hope you all are doing great and मॉडल पेपर की इस सीरीज में आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 2 जो कि इम्पॉर्टेंट है एम्स के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है। अगर आप बेटा इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नर्सिंग गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। तो क्वेश्चंस करवाना शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ हमारे नर्सिंग गुरुकुल के 2025 के कुछ टॉपर्स जो कि हमारे चैनल से पढ़कर आज एक एश्योर्ड गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप लोग नर्सिंग गुरुकुल ऐप जो है प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे बेटा हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं एम्स पैरामेडिकल एंड एम्स बीएससी नर्सिंग की, जहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको डेली जो मैं ये मॉडल पेपर सीरीज़ कराती हूँ आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकें। एंड बेटा ये जो हम मॉडल पेपर्स करवाते हैं तो ये मॉडल पेपर में से मोस्टली क्या होता है कि एज इट इज़ रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हुए हुए हैं। तो आप लोग इनको जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे हम लोग मॉडल पेपर कराते हैं ना थोड़ा सिंसियरिटी से करिए तो आप लोगों के बहुत आराम से बहुत अच्छे नंबर जो है वो आ जाएंगे। तो करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर 1 अभी तक वीडियो जो है वो नहीं देखी है तो आप जाकर देखें। मैं क्या करती हूँ बेटा, चार ऑप्शन होते हैं तो चार ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो तो मैं आपको बताऊंगी, बट जो ऑप्शन गलत है उनके क्या रेलेवेंट क्वेश्चन जो है आगे बन सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैंने क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे पेपर में जो है कोई और ऑप्शन से बना के क्वेश्चन पूछ ले। तो इसलिए हमें क्या है हर तरफ से एग्जाम के लिए रेडी रहना है। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने पूछा है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, उसे हम लोग कौन से किस रूप से हम जानते हैं, ठीक है, किस रूप से वो जो है जाना जाता है। तो बेटा जो सिंगर और निकोलसन है उन्होंने ये मॉडल डिस्क्राइब किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल। अब देखिए बेटा इसमें क्या है, इसमें ना हम लोग मोज़ेक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस तरीके से बना होता है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होता है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। उसके अलावा बेटा हमारे यहाँ पे ना एक इंटीग्रल प्रोटीन भी होता है, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन देखने को मिलता है। उसके अलावा हमारे यहाँ साइड में क्या होता है, एक पेरिफेरल प्रोटीन भी मौजूद होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, एक पूरा का पूरा ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें हमारे फॉस्फोलिपिड भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं हमारे इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ये एक मोज़ेक की तरह जो है हमें दिखता है, हमें प्रतीत होता है कि क्या है, मोज़ेक जो है वो बन रखा है। अब बेटा इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ होती है, हम फ्लूइड, अब जो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, फ्रीली मूव करती हैं, ठीक है। तो इस मॉडल में हमारे को ये बताया था और ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। उसके बाद बेटा वॉटसन एंड क्रिक की अगर मैं बात करूं तो बेटा वॉटसन एंड क्रिक ने हमारे को दिया था, जो आप लोग देखते होंगे डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था डीएनए का वो किसने दिया था बेटा, हमारे वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है, 1953 में, ठीक है। फिर बेटा रॉबर्ट हुक की मैं अगर बात करूं तो इन्होंने क्या है फर्स्टली डिस्कवर किया था और बताया था सेल के बारे में, ठीक है, 1665 में। और इन्होंने स्लाइस ऑफ कॉर्क के अंदर से देख के ये बताया था। अगर मैं बेटा स्क्लिडन एंड स्क्वान की बात करूं तो ये सेल थ्योरी के फाउंडर है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास का है ये तो, कि जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी हमारे कह लो इस संसार में जितने भी जीवित चीज़ें प्रेजेंट हैं वो क्या है, सेल से बनी हुई हैं, ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ
तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। विच सेल ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो बेटा हमारे से पूछा गया है कि विच सेल ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्रीज हम बोलते हैं राइबोसोम्स को। और प्रोटीन फैक्ट्रीज हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये क्या करते हैं, जितने भी हमारे मैसेंजर आरएनए होते हैं, ठीक है, उनको ये ट्रांसलेट कर देते हैं अमीनो एसिड्स में। ठीक है, ताकि क्या हो सके, प्रोटीन्स का जो है फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाइसोसोम की बात करूँ बेटा, लाइसोसोम जो होते हैं हमारे सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं। सुसाइडल बैग्स के अलावा क्या होता है, इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है ताकि ये वेस्ट को क्या कर सके, ब्रेक डाउन कर सके। अगर मैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जनरेट करते हैं एटीपी को। ठीक है, एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं थ्रू रेस्पिरेशन। और मैं अगर गोल्जी एपरेटस की बात करूँ, तो ये जो है एक पोस्ट ऑफिस की तरह जो है ये काम करता है। ये क्या करता है बेटा, मॉडिफाई करता है, ठीक है, सॉर्ट करता है चीज़ों को, ठीक है, और क्या करता है, प्रोटीन को पैकेज करता है। ठीक है, तो जो भी हमारा पैकेजिंग का काम होगा, जो भी हमारा मॉडिफाई करने का काम होगा, वो सब क्या करता है, गोल्जी एपरेटस करता है। और ये सभी क्यों करता है, सिक्रीशन के लिए। ठीक है, ताकि ये, या फिर और क्या करता है, ये अदर ऑर्गेनलीज में भी डिलीवरी करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया राइबोसोम। फिर हम बेटा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेज ऑफ मायोसिस फर्स्ट डज द प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस अकर। ठीक है, अब बेटा जो मायोसिस फर्स्ट के अंदर हमारा जो प्रोफेज होता है ना, प्रोफेज वन में ऑलरेडी हमारे जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है ये, ठीक है, इसके अंदर हमारे सब्सिक्वेंटली बहुत सारे फेजेस जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा सबसे पहला स्टेज होता है लेप्टोटीन का। ठीक है, फिर हमारे आगे फर्दर स्टेज आते रहते हैं। तो हमसे पूछा गया कि साइनेप्सिस कौन से प्रोसेस में जो है होता है। बेटा क्या होता है ना, हर जो भी एग्ज़ाम होता है, तो हर एग्ज़ाम का कुछ ना कुछ एक फेवरेट टॉपिक होता है, फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो ये वाला जो मायोसिस माइटोसिस वाला आपका पोर्शन है ना, ये वाला, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कि मतलब ये तो आपको पढ़ना ही है कि इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो रिपीट होने के बहुत, आप कह सकते हो, ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जाइगोटीन। अब क्या होता है बेटा, जाइगोटीन जो होता है, जाइगोटीन हमारे प्रोफेज के अंदर ही आता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का क्या मतलब हुआ बेटा, कि जो भी मैचिंग के हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि दो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, एक मदर से आएगा एक फादर से आएगा, इनके अलील्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट ये शेप साइज में जो है वो सिमिलर दिखते हैं। तो बेटा जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, पेयरिंग करने लगते हैं, पेयरिंग अप करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्सिस। जैसे सपोज हमारे यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम एक जैसे दिखते हैं, ये क्या करते हैं, पेयरिंग करने लगते हैं, और ये यहाँ पे ही क्या बनाते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पेपर में, अभी इस पेपर में ये पूछा हो कि साइनेप्सिस प्रोसेस कहाँ होता है, क्या पता आपसे पेपर में पूछ ले कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन से फेज में बनता है। ठीक है, फिर मैं अगर बात करूँ लेप्टोटीन की, बेटा लेप्टोटीन जो होता है वो हमारा होता है फर्स्ट स्टेज, प्रोफेज वन का फर्स्ट स्टेज होता है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में बेटा क्या होता है, हमारा जो भी कंडेंसेशन होती है, ठीक है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है और विजिबल होने लग जाते हैं हमारे जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं। बेटा पैकेटीन की मैं अगर बात करूं, तो ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो कौन से स्टेज में होती है, तो वो होती है हमारी पैकेटीन की स्टेज में। और ये बेटा होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में। किस में होती है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में। ठीक है, अब मैं आपको जो ये एक्स्ट्रा भी बता रही हूँ बेटा, आपको ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में भले से ये हो, क्या पता कोई और क्वेश्चन में आपका कुछ और ऑप्शन बन के आ जाए, तो हमें सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। डिप्लोटीन की मैं अगर बात करूँ बेटा, तो ये जो हमारा जाइगोटीन की स्टेज पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, तो यहाँ पे क्या होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व होने लगता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है,
जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है वो भी सेपरेट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, कियास्मेटा से अटैच रहते हैं। तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद बेटा चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा चैनल है नर्सिंग गुरुकुल, वो यूट्यूब के साथ साथ बेटा आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग गुरुकुल का, जो कि क्या है, एम्स के पैरामेडिकल और एम्स के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कंप्लीट जो है प्रिपरेशन कराता है। और आप जो है अगर इसे ज्वाइन करते हैं तो आप अपने जो भी आप कह सकते हैं जितनी प्रिपरेशन है, अगर 10% प्रिपरेशन है तो आप उसको 90% तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा डेली अपडेट्स के लिए, डेली मॉडल टेस्ट पेपर की जो सीरीज़ है उसे सॉल्व करने के लिए आप जो है हमारे चैनल नर्सिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं बेटा हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन। जो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो बेटा आर.एच. विटाकर जो है हमारे 1969 में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिनमें उन्होंने बताया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इनको क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे और बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे कि वो ऑटोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है, या किस तरीके का उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उस बेसिस पे, और सेल स्ट्रक्चर जो है कि यानी कि जो उनका सेल है वो किस हिसाब से किस चीज़ से बना है उस बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया था। बेटा कार्ल वॉस की बात करूँ तो जो कार्ल वॉस है उन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिया था, यानी कि आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। ठीक है, अब उसके अलावा अगर मैं एरिस्टोटल की बात करूँ बेटा, तो एरिस्टोटल जो है उन्होंने सिंपल फिजिकल ट्रेट, जैसे कि कोई इंसान रेड ब्लड, कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो रेड ब्लड के साथ है तो उसको एक जगह रख दिया, जिसका रेड ब्लड नहीं है उसको एक जगह रख दिया। फिर मैं अगर बात करूँ कार्ल लिनियस की, कार्ल लिनियस को बेटा हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं, और इन्होंने क्या किया था बेटा, 2 किंगडम सिस्टम दिया था। ठीक है, 2 किंगडम सिस्टम दिया, बस सिंपल सा, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। तो बेटा हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से जो हमारे ऑर्गेनलीज हैं वो झिल्ली रहित है। ठीक है, यानी कि झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन उसमें नहीं है, तो हमारा ऑप्शन आएगा सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल जो होता है ना बेटा, उसमें लिपिड मेम्ब्रेन जो होती है, लिपिड मेम्ब्रेन की सराउंडिंग नहीं होती है। ठीक है, सेंट्रियोल की भी, और बेटा कभी कभार पेपर में ये भी आ सकता है सेंट्रियोल की जगह राइबोसोम्स। ठीक है, इस ऑप्शन में अगर सेंट्रियोल की जगह राइबोसोम्स होता तो हम राइबोसोम्स को करेक्ट जो है टिक करते। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम्स में भी क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। तो ये बेटा क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट से बने होते हैं, कि यानी कि आप ये देख सकते हैं 3 3 के ना यहाँ पे 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे ट्रिपलेट्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं बेटा हमारे टोटल 9 बने होते हैं। ठीक है, 9+3 की अरेंजमेंट होती है। बीच में जो ये हमारा होता है ये होता है सेंट्रल हब, और ये जुड़े होते हैं बेटा फोक से। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये इसके अंदर हम कह सकते हैं कि कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो अटैच नहीं होता है। ठीक है, और ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है बेटा, स्पिंडल फाइबर जो होता है हमारा उसकी फॉर्मेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, और ये कब फॉर्म करते हैं, ड्यूरिंग सेल डिविजन। ठीक है, अब बेटा मैं अगर बात करूँ क्लोरोप्लास्ट की या फिर मैं बात करूँ न्यूक्लियस की, तो बेटा ये जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, इनके 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों के क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। वैक्यूल जो होता है बेटा हमारा सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन। तो बेटा जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारा पाया जाता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। जो एंजियोस्पर्म होते हैं बेटा वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा, अब अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो
दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, नीचे हमारे दो सिनर्जिड्स होते हैं और एक हमारा यहाँ पे होता है एग सेल, ठीक है। यहाँ पे होते हैं हमारे पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ऊपर बेटा हमारा होता है एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। तो बेटा जो मेल गैमीट्स होते हैं, दो मेल गैमीट्स आते हैं, एक फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। उसके अलावा बेटा दूसरा जो हमारा मेल गैमीट होता है वो फ्यूज करता है एग सेल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फ्यूजन होता है ये इसको हम लोग बोलते हैं सिनगैमी, और ये क्या है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट का फॉर्म करता है। यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई, ये दो न्यूक्लियस ऑलरेडी होते हैं और एक मेल गैमीट मिलके 3n यानी कि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो बार दो प्रोसेस हो गई, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। तो ये जो प्रोसेस होता है ये होता है एंजियोस्पर्म में। अगर बेटा मैं एल्गी की बात करूँ, एल्गी ना खुद में ही बहुत एकदम सिंपलर हमारा जो है, कह सकते हो कि बिल्कुल सिंपल फर्टिलाइजेशन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। सिंपल सा फर्टिलाइजेशन है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। मेल जो गैमीट है वो फ्यूज़ कर जाएगा फीमेल गैमीट के साथ। ब्रायोफाइट की मैं अगर बात करूँ, ब्रायोफाइट को हम लोग बोलते हैं बेटा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, जिनको क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है फॉर सिंगल फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। कि भैया एक एक ही इवेंट करने के लिए इनको इतना परेशान होना पड़ रहा है कि भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब डबल फर्टिलाइजेशन तो इसके अंदर नहीं हो रहा है किसी भी बाय एनी चांस। फिर हम अगर बात करें जिम्नोस्पर्म्स की, तो बेटा जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं भले से वो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस सीड्स, जो कि क्या होता है, सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है उसके अंदर प्रोसेस, ठीक है, सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है। क्योंकि बेटा जो भी अब यहाँ पे क्या हुआ था, 3n जो था वो हमारा एंडोस्पर्म था, है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन की फॉर्मेशन हुई थी। यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है ना वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही फॉर्म हो जाता है, और एंडोस्पर्म जो होता है वो हमारा एन यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। यहाँ पे जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म बनता है वो होता है बेटा हमारा ट्रिप्लॉइड कंडीशन में, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्लांट हार्मोन इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। अगर हम बात करें कि स्ट्रेस हार्मोन जो होता है वो हम कौन से प्लांट हार्मोन को बोलते हैं, तो इसका आंसर आएगा बेटा एब्सिसिक एसिड, ठीक है। जो ABA होता है, ABA को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि बेटा प्लांट का कितना भी अगर हम कह लो कि बहुत एडवर्स कंडीशन आ गया, बहुत मुश्किलात आ गई उसके जीवन में, प्लांट के जीवन में, तो ये क्या करता है, अगर मान लो सूखा पड़ गया तो ABA क्या करेगा, ABA जो है स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, यार तुम क्लोज हो जाओ ताकि वाटर जो है वो क्या हो जाए, लॉस ना हो पाए। तो ये क्या होता है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। ऑक्सीन की बेटा अगर मैं बात करूं तो ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोट्रॉपिज्म के लिए, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म के अलावा अगर मान लो एपिकल डोमिनेंस जिसे हम बोलते हैं, जैसे अगर हमारे को प्लांट को ग्रो करना है तो उसमें ये हेल्प करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बेटा जिब्रेलिन की, जो बेटा जिब्रेलिन होता है ये मेनली इम्पॉर्टेंट होता है स्टेम एलोंगेशन करने के लिए, कि अगर स्टेम को एलोंगेट होना है तो उसमें ये हेल्प करता है। उसके अलावा ये हेल्प करता है बेटा सीड जर्मिनेशन में, ठीक है, या फिर फ्लावरिंग में। साइटोकाइनिन की बात करो बेटा, C फॉर साइटोकाइनिन, C फॉर सेल डिवीजन, इसको याद करने की ट्रिक है, ठीक है। इस C से हमारा साइटोकाइनिन है, C से ही सेल डिवीजन है, CC। तो ये क्या करता है, इसके अलावा सेनेसेंस जो होते हैं हमारे, एजिंग जो होती है प्लांट की, उसको भी डिले करता है। फिर हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्राइमरी साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बींग्स इज। तो बेटा जो हमारा प्राइमरी साइट होता है कि जहाँ पे ह्यूमन बींग्स का गैशियस एक्सचेंज होता है, वो आएगा बेटा हमारा ऑप्शन C, दैट इज एल्व्यूलाई, ठीक है। एल्व्यूलाई क्या होते हैं, एक हमारे टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बलून लाइक हमारे एयर सैक्स होते हैं, जो क्या होते हैं बेटा रेस्पिरेटरी, जैसे अगर हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे ये दो लंग्स होते हैं, दोनों में हमारे पोर्शन जो है फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। तो जब ये लंग्स वाला जो हमारा पोर्शन है ना, तो ये जो जिसकी एंड होती है, इस ये ट्री की जो एंड होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और ये यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, ये कैपिलरीज से सराउंडेड होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाता है ब्लड में, और CO2 जो है वो आउट हो जाता है ब्लड से, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, तो ये हमारा ऑप्शन जो है एल्व्यूलाई, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अगर हम लोगों ने देखा होगा लंग्स में क्या होता है, इस तरीके से पूरी जो एंडिंग होती है, एंडिंग पे हमारे बलून लाइक स्ट्रक्चर एल्व्यूलाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं।
बेटा अगर मैं ट्रैकिया की बात करूं तो जो हमारे पाइप होती है, जो गले की नली है, ये विंड पाइप आप देख रहे हैं, जैसे कि अगर हम फूड पाइप भी होती है, विंड पाइप भी होती है, तो जो वो पाइप होती है विंड पाइप, उसे बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, कंडक्शन करती है एयर की बट गैस का एक्सचेंज नहीं करती है। ब्रोंकाई की बेटा अगर बात करूं तो ये भी एक कंडक्टिंग जोन का पार्ट होता है। ठीक है, पार्ट होता है ऑफ कंडक्टिंग जोन। ठीक है, और डायफ्राम की बात करो बेटा तो ये क्या करता है, जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, उसमें बेटा ये हेल्प करता है, यानी कि वॉल्यूम चेंज कर देता है ये थोरैसिक कैविटी की, बट यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होता है, हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन। अब आप लोगों को पता है कि जो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, 32 टीथ्स होते हैं, राइट। अब इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो सही होगा, 2 1 2 3। क्यों? क्योंकि बेटा 2 जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंसीजर्स होते हैं। ठीक है, 1 हमारे होते हैं कैनाइन। ठीक है, 2 हमारे होते हैं प्रीमोलार्स, एंड हमारे 3 होते हैं मोलार्स। ठीक है, पर क्वाड्रेंट होते हैं। 2102 की बात करो बेटा तो ये जो होते हैं मिल्क टीथ का फॉर्मूला होता है, कि अगर हमसे कोई मिल्क टीथ का फॉर्मूला पूछता है, बेबीज में पूछता है, चिल्ड्रन में, कि क्या होता है, क्योंकि जो बेबीज होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो क्या होते हैं, उनमें प्री मोलार्स नहीं होता। ठीक है, प्री मोलार्स नहीं होता, और मोलार्स जो होता है वो भी यहाँ पे 2 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा मैं अगर बात करूँ सी और डी ऑप्शन की, तो बेटा ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये तो मतलब किसी एडल्ट ह्यूमन बींग का होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट्स एंड मेंटेन बैलेंस। जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया था ना कि एक जो हमारा सेल डिवीजन वाले चैप्टर से वो वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट था, तो बेटा ब्रेन वाला पोर्शन भी ना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हमारा जो ऑप्शन बी है सेरिबेलम, दैट विल बी करेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, सेरिबेलम को ना बेटा हम लोग लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिटिल ब्रेन। अब लिटिल ब्रेन क्या करता है, लिटिल ब्रेन का काम लिटिल नहीं है, लिटिल ब्रेन का काम बहुत एकदम बहुत अच्छा अच्छा सा काम है उसका। उसका काम क्या है कि मूवमेंट को बैलेंस करना, जो मेंटेन करना इनको, इसका काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन करेगा ये, उसके बाद क्या करेगा ये, पॉस्चर को मेंटेन करेगा, फिर क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ठीक है, तो ये जितना भी है, जैसे अगर मैं सही सीधी लाइन में मुझे चलना हो, तो मैं अगर वो चल पा रही हूँ ना, तो दैट इज बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। अगर सपोज मुझे किसी को मुक्का मारना हो, तो मैं उसका कि उसके फेस पे ही मुक्का लगे, ऐसा कुछ हो पाए, तो एक वो जो बैलेंस होता है ना, जो एक्यूरेसी होती है, प्रिसीजन होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगले ऑप्शंस, बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है या फिर वो क्या फंक्शन करते हैं। अब बेटा जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है सेरिब्रम, तो बेटा सेरिब्रम जो है ना, ये बहुत ही जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस हो गए, जैसे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हो गए, जैसे कुछ सोचना है, किसी चीज़ को हमें कोई मेमोराइज करना है, कोई चीज़ जैसे अभी आप पढ़ोगे, इस चीज़ों को मेमोराइज करोगे, तो वो कौन करता है, सेरिब्रम करता है। हाइपोथैलेमस की बेटा अगर मैं बात करूं, तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारा होम्योस्टेसिस का सेंटर होता है, जैसे कि कुछ टेम्परेचर को मेंटेन करना है। ठीक है, हंगर हो गया, या प्यास लग रही है, भूख लग रही है, कुछ इमोशनल एक्टिविटी है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइपोथैलेमस। और अगर मैं बेटा बात करूँ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की, तो ये इनवॉलेंट्री, जो भी हमारे इनवॉलेंट्री, जो हमारे बस में नहीं है, ठीक है, इनवॉलेंट्री वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि बेटा हमारा हो गया हार्ट रेट। ठीक है, कि दिल कितना धक 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 करेगा, या हम कितनी सांस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो बेटा वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, बट वो ब्रेन में जो एक पोर्शन है हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, वो उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो हम इसे बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी क्या बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में। ठीक है, तो इसको, ये जो प्रोसेस होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस फिक्सेशन में क्या होता है, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली जो है नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो हम उसे डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो अमोनिया है NH3, या फिर जो भी नाइट्रोजनस रिलेटेड कंपाउंड है, तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और किसकी हेल्प से करते हैं, जैसे राइजोबियम हमारा एक ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उसकी हेल्प से कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रिफिकेशन की अगर मैं बात करूं,
तो ये बेटा ऑक्सीडेशन होता है। अगर मैं ऑक्सीडेशन कर रही हूँ अमोनिया का, ठीक है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन कर देती हूँ इसके अंदर, अगर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, पहले नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया फिर उसके बाद नाइट्राइट्स में, ठीक है, पहले हमने कन्वर्ट किया, जस्ट पहले हमने कन्वर्ट किया नाइट्रेट्स में, फिर हमने कन्वर्ट किया नाइट्रेट्स में। फिर मैं बेटा अगर बात करूँ डीनाइट्रिफिकेशन की, डीनाइट्रिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है कि अगर मैंने वो जो नाइट्रेट जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसको हम लोगों ने वापस एनवायरनमेंट में भेज दिया, यानी कि ये जो नाइट्रेट प्रेजेंट हुआ है इसको वापस भेज दिया एनवायरनमेंट में, N2 में, तो साइकिल ताकि कंप्लीट हो जाए उसे बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या होता है, अगर मैंने जो भी हमारे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, ठीक है, डेड प्लांट से लिया चाहे एनिमल से लिया किससे भी लिया, उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, उसे हम लोग बोलते हैं अमोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप, कि कौन सा जो है हमारा यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप है, कि कौन जो है वो यूनिवर्सली हम जिससे रिसीव कर सकते हैं। आंसर आएगा ए बी पॉजिटिव। जो बेटा ए बी पॉजिटिव होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं, यानी कि वो किसी से भी ब्लड जो है वो रिसीव कर सकता है। ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि जो उनके आरबीसी होते हैं उनमें ए एंटीजन भी होता है, बी एंटीजन भी होता है, और उनका जो प्लाज्मा होता है बेटा, प्लाज्मा के अंदर हमारे एंटी ए एंटी बी जो है वो लैक करता है, और हमारा जो एंटी आर एच बॉडीज़ है वो भी लैक करता है, यानी कि वो किसी भी ब्लड जो भी हमारा होगा ए बी ओ होगा उससे रिसीव कर सकता है, या किसी भी आर एच ग्रुप का होगा उससे वो ब्लड रिसीव कर सकता है। ओ पॉजिटिव की बात करो, ओ पॉजिटिव को ना यूनिवर्सल डोनर जनरली लोग जो है वो कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में होता क्या है, जो ओ नेगेटिव होता है ना बेटा वो होता है हमारा यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ए पॉजिटिव की, तो हमारा ए पॉजिटिव जो है वो ए पॉजिटिव से, ए नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव से एंड ओ नेगेटिव से ब्लड जो है रिसीव कर सकता है। सिमिलरली बी नेगेटिव की बात करूँ तो वो बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव ग्रुप से रिसीव कर सकता है। बेटा आप याद रखिएगा कि अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है तो वो ओ नेगेटिव होता है, ठीक है, ओ पॉजिटिव से कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को नेफ्रॉन और न्यूरॉन में, तो बेटा अगर नर्वस सिस्टम की बात करी है तो उसका आंसर आएगा न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन जो होता है बेटा हमारा, वो क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है ब्रेन का और नर्वस सिस्टम का, स्पेशलाइज्ड होता है, ये क्या करता है, हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको अदर नर्व सेल में ट्रांसमिट करता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं नेफ्रॉन की बात करूं तो बेटा ये तो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, ठीक है। अगर एल्व्यूलाई की बात करूं तो ये हमारी फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सार्कोमियर की तो ये बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है मसल फाइबर की, ठीक है बेटा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीएनए के अंदर एडेनिन जो है वो थाइमीन से पेयर करता है। अब हमें पता है कि एडेनिन जो है वो थाइमीन से पेयर करता है, और जो ग्वानिन है वो किससे पेयर करता है, ATGC, ठीक है, साइटोसिन से, ठीक है। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि ए और टी जो है ना वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, कि जो हमारा ए और टी होता है ना, एडेनिन और थाइमिन, वो जुड़े होते हैं हमारे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। और इसीलिए ये जो स्पेसिफिक मॉडल है जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था बेटा, कि एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमिन से बॉन्ड करेगा विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और फिर इंश्योर करेगा कि जो हमारे डीएनए के अंदर डबल हेलिक्स है वो प्रॉपरली हमारे बने हुए बॉन्ड। बेटा 1 हाइड्रोजन बॉन्ड तो किसी में होता ही नहीं है डीएनए बेस पेयर में, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है, इसमें तो कन्फ्यूजन आनी नहीं चाहिए। कन्फ्यूजन आनी चाहिए आपको डबल में और ट्रिपल में। तो बेटा मैं आपको बता दूं जो ट्रिपल वाला होता है वो होता है जी और सी। जी और सी जो होते हैं ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब मैं अगर बात करूँ आयनिक बॉन्ड की, तो पहली बात तो ये है कि जो डीएनए स्ट्रैंड है ना वो दूर दूर तक आयनिक बॉन्ड से तो जुड़ा ही नहीं होता, वो जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। और दूसरा होता है जो भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, और जो भी शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है वो किससे जुड़े होते हैं, बाय कोवेलेंट बॉन्ड,
ठीक है। तो बेटा हमारा ये जो आयनिक बॉन्ड है ये तो ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो बेटा इसका आंसर हमारा आएगा ऑप्शन बी, हीमोफीलिया। ठीक है। तो बेटा हीमोफीलिया जो होता है हमारा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, हमसे पूछा है कि कौन सा सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो बेटा हीमोफीलिया जो होता है ना वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि जैसे सपोज आपको चोट लग गई है, ठीक है, आपकी बॉडी से ब्लड बह रहा है, तो ब्लड जो क्लॉटिंग होती है, अब नॉर्मली क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपको चोट लग रही है, आपके जो कहीं भी किसी भी पोर्शन में चोट लगे तो खून बह रहा होता है, तो आफ्टर सम टाइम वो क्या है थोड़ा थिक हो जाता है ना, क्लॉट हो जाता है। तो बेटा जिनको भी हीमोफीलिया होता है ना उनके अंदर ये जो ब्लड क्लॉटिंग के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोटीन्स होते हैं, ये हमारे लैक करते हैं, ये होते ही नहीं है। तो भैया अब जब होंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड लॉस होगा। ठीक है, तो ये जो डिसऑर्डर होता है ना ये होता है एक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है, एक्स हमको पता है क्या है, ये सेक्स क्रोमोसोम हो गया। अब देखो रिसेसिव हम क्यों बोल रहे हैं, अब क्योंकि मेल के पास बेटा सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, तो वो मोर फ्रीक्वेंटली अफेक्ट होते हैं इस रिसेसिव ट्रेड से देन फीमेल्स। ठीक है, क्योंकि बेटा फीमेल के पास तो दो एक्स हैं, भले से एक पे हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर मेल के पास एक्स पे है तो यानी कि वो तो उसका तो गेम ओवर, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल जो है मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और ये जो डिसऑर्डर हो रहा है ये हमारे एक्स क्रोमोसोम पे ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया की बेटा बात करूं तो ये हमारा ऑटोजोमल होता है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, नॉन सेक्स क्रोमोसोम है, ये होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। डाउन सिंड्रोम की बात करो बेटा, तो डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एडिशन होती है, ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। अब ट्राइजोमी हो गई यानी कि एक सिंगल जीन का रिसेसिव ट्रेट नहीं है, यहाँ पे एक एडिशन हो जाती है एक्स्ट्रा जीन के हमारे पेयर की। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाएगी हमारी क्रोमोसोम नंबर 21 की। ठीक है, फिर बात करो फिनाइल कीटोनुरिया। फिनाइल कीटोनुरिया भी जो होता है बेटा हमारा ऑटोजोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। फिर हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनियस सेल्यूला ई सेल्यूला वॉज गिवन बाय। तो इसका आंसर आएगा हमारा रुडोल्फ विर्को। 1855 में बेटा इन्होंने क्या बताया था कि एक थर्ड पिलर दिया था सेल थ्योरी को, बोला था ओमनियस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी कि जितने भी हमारे सेल्स हैं ना वो कहाँ से अराइज होते हैं, कि ऑलरेडी नेचर में जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, तो अब जो आगे आने वाले सेल्स हैं वो हमारे इसी सेल्स से जो है वो अराइज हो रहे हैं। तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनियस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये कॉन्सेप्ट दिया था रुडोल्फ, ऑप्शन हमारे बी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन की अगर बात करूँ बेटा तो उन्होंने जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, और उसको नेम दिया था। अगर मैं एंटोन वॉन लियोनहॉक की बात करूँ तो इन्होंने जो है फर्स्ट डिस्क्राइब किया था लाइव सेल्स। ठीक है, जो हमारे लिविंग सेल्स थे उनको डिस्क्राइब किया था, जैसे कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। अगर मैं बात करूँ मैथियस स्क्लिडन की, तो बेटा स्क्लिडन जो थे उन्होंने, आपने पढ़ा होगा, स्क्लिडन एंड स्क्वान ने सेल थ्योरी दी थी कलेक्टिवली, और सेल थ्योरी में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किससे कंपोज्ड होते हैं, वो बने होते हैं सेल्स के। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉप कोडोन इन ट्रांसलेशन। ठीक है, अब ट्रांसलेशन में क्या होता है बेटा आपको पता है, प्रोटीन सिंथेसिस को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो स्टॉप कोडोन का काम क्या होता है, उसका काम होता है राइबोसोम जो भी होता है, राइबोसोम को सिग्नल करता है कि भैया अब रुक जाओ, अब पॉलीपेप्टाइड चेंज है वो आगे नहीं बनेगी, उसको टर्मिनेट कर दो। तो हमारे पास ना इन जनरल क्या होता है, UAA, UAG एंड UGA। बेटा ये तीन हमारे क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन होते हैं, आपको लर्न कर लेना चाहिए। लर्न कर लोगे तो आपके लिए सही रहेगा। तो आप देख सकते हो उसमें से बता सकते हो कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास, जो हमारा UAA है, ऑप्शन सी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। AUG जो होता है बेटा वो हमारा होता है स्टार्ट कोडोन। ठीक है, AUG होता है हमारा स्टार्ट कोडोन। अगर मैं बेटा UGG की बात करूँ तो ये स्पेसिफिकली जो हमारा अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन उसके लिए कोड करता है। और अगर मैं GUG की बात करूँ तो ये स्पेशली हमारा कोड करता है वेलाइन के लिए। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि मैं जब मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज कराती हूँ तो उसमें मैं 2 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क देती हूँ। ठीक है,
ताकि मुझे ये पता चल पाए कि आप कितनी सिंसियरिटी से जो है क्वेश्चन मेरे साथ मिलके सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैं जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ तो आप लोग उसे जो है आंसर कर सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोग जो है कितनी सिंसियरिटी से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, कि वंशागति की कार्यात्मक इकाई हम किसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीबॉडी इज मेनली फाउंड इन द मदर्स मिल्क, जिसे हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है, इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा। जो बेटा IgA होता है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ए, वो हमारा प्राइमरी एंटीबॉडी होती है। ठीक है, ये हमारी होती है प्राइमरी एंटीबॉडी जो कि पाई जाती है हमारे कोलेस्ट्रम, हम जो भी मदर्स मिल्क होती हैं उनके अंदर, जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसमें पाई जाती है IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए। और ये ना एक येलोइश फ्लूइड होती है जब इनिशियल पीरियड होता है लैक्टेशन का। ठीक है, जब लैक्टेशन हो रहा होता है उसका इनिशियल पीरियड होता है, उस टाइम पे क्या है, ये प्रोड्यूस होती है और ये क्या करती है बच्चे में बेटा पैसिव इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती है। ठीक है, और कैसे प्रोवाइड करती है कि बेटा जो भी इन्फेंट होता है, जो भी नवजात शिशु होता है, उसके अंदर क्या होता है, उनके जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होते हैं, किसी भी पैथोजन से क्या है वो अफेक्ट ना हो, ऐसा करने के लिए, उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए जो मदर है, मदर का जो मिल्क होता है जो लैक्टेशन के स्टार्टिंग में होता है, वो क्या करता है, उसके अंदर IgA होता है। अब बच्चे में क्या है, वो इम्यूनिटी पास हो गई, तो जिससे क्या होता है बच्चे जो है वो पैथोजन से सेफ रहते हैं। IgG की बात करो बेटा, तो ये सिर्फ एक ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, बट बर्थ से पहले प्रोवाइड करती है। ठीक है, कोलेस्ट्रम के अंदर नहीं। अगर मैं इम्यूनोग्लोबिन M की बात करूं, तो अगर किसी को भी, ठीक है, कोई भी नया इन्फेक्शन हुआ है, फर्स्ट एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होती है वो होती है हमारी IgM। ठीक है, फिर अगर मैं IgE की बात करूं तो ये प्राइमरीली रिलेटेड है एलर्जिक रिएक्शन से। ठीक है, या फिर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया तो उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है बेटा, न्यूमेटोफोर्स, जिसे हम लोग ब्रीदिंग रूट्स भी बोलते हैं, आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसका हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, हेलोफाइट। होता क्या है ना, कि जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं वो होते हैं एरियल रूट्स। ठीक है, एरियल रूट्स क्यों कह रहे हैं, सपोज हमारा ये सरफेस है, ठीक है, सपोज दिस इज द सरफेस, तो इसके ऊपर क्या है, रूट्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, क्योंकि ये जो है ना, अब ये रूट्स जो है, न्यूमेटोफोर्स जो है, इनको ब्रीदिंग रूट क्यों बोल रहे हैं, अब ये सरफेस से ऊपर आ गए। ठीक है, एरियल रूट्स हम इन्हें बोल रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं, स्पेशली जो सॉल्ट वाले एरिया में रहते हैं, अब सॉल्ट वाले एरिया में जो प्लांट्स हैं उन्हें बेटा ब्रीद करने का मौका तो मिल नहीं रहा, क्योंकि अंदर क्या है, स्वैम्पी या फिर सॉल्ट सैचुरेटेड एनवायरनमेंट है। तो उस सॉइल में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो लो होती है। तो अब क्या करते हैं कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं, जैसे राइजोफोरा होते हैं, वो क्या करते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और वो इस तरीके की जो स्पेशलाइज्ड रूट्स हैं उसको डेवलप कर लेते हैं। हाइड्रोफाइट्स की मैं अगर बात करूं, तो हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स जैसे लिलीज हो गए उसमें देखे जाते हैं, और इनमें क्या होता है, एरनकाइमा होता है। एरनकाइमा यानी कि एयर के स्पेसेस होते हैं जो कि इनको ब्रीद करने, मतलब हम कह सकते हैं कि सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इनके अंदर ब्रीदिंग रूट्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं। जीरोफिटिक की बात करो बेटा, इनको हम लोग डेजर्ट प्लांट भी बोलते हैं। डेजर्ट प्लांट यानी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, यहाँ इसमें क्या होता है बेटा, थिक क्यूटिकल पाया जाता है, ताकि पानी का लॉस जो है, वैसे ही डेजर्टेड एरिया है तो पानी का लॉस भी अगर ज़्यादा होगा तो प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो थिक क्यूटिकल्स होते हैं। एपीफाइट्स की बात करूँ तो ये जो है दूसरे के ऊपर ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, जैसे कि हमारे ऑर्किड्स। ऑर्किड्स जो है, अब ये होता है सपोर्ट चाहिए होता है इनको, तो उसके लिए ये जो है यहाँ पे ग्रो करते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए नहीं करते हैं ये। ठीक है, तो इनको हम लोग हैंगिंग या फिर क्लिंगिंग रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग एज मॉलिक्यूलर ग्लू। ठीक है, वैसे तो मैं आपको और भी जो क्वेश्चंस कराती रहती हूँ, बताती रहती हूँ, कि कहीं भी अगर वर्ड आ जाता है ना बेटा लाइगेज, लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन
क्वेश्चन पूछा गया मॉलिक्यूलर ग्लू, तो यानी अगर लाइगेज कहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, वो जोड़ने की बात कर रहा है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट रहेगा। इसको हम लोग मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारे डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और ये कैसे करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ना कट करने का काम करता है, डीएनए को एक स्पेसिफिक एंड पे कट करता है। अगर मैं बात करूँ डीएनए पॉलीमरेज की, तो अगर कोई नया डीएनए स्ट्रैंड जो है वो बनाना है तो उसके लिए क्या है, हमारा डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अगर बात करूँ एल्कलाइन फॉस्फेटेज की, तो ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है, ठीक है, फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ XC2 कंजर्वेशन। दो टाइप के हमारे वैसे मेनली हम कंजर्वेशन देखते हैं, एक देखते हैं In-situ कंजर्वेशन, एक देखते हैं XC2 कंजर्वेशन। तो बेटा इसका जो ऑप्शन सी है बोटानिकल गार्डन वो करेक्ट रहेगा। होता क्या है XC2 कंजर्वेशन में कि अगर हम किसी भी एनिमल को या फिर किसी भी प्लांट को या फिर किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से बाहर ले जाके खुद हमने कुछ ना कुछ बनाया है और उसमें प्रोटेक्ट अगर हम कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं XC2 कंजर्वेशन। और अगर हम किसी एनिमल को या फिर किसी प्लांट को जहाँ वो रह रहा है वहीं पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहीं पे हम एक प्रोटेक्टिव एरिया जो है बना के दे रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। तो बेटा जो बोटानिकल गार्डन होता है ये इन सीटू का XC2 का मतलब क्या होता है, ऑफ साइट कंजर्वेशन, ठीक है। यानी कि जितने भी हमारे कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं तो हम क्या करते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट से उनको हटा देते हैं और क्या करते हैं, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जहाँ पे हम उनकी टेक केयर करते हैं अपने हिसाब से, तो वहाँ पे ला के रखते हैं। तो ये इसका ऑप्शन जो सी है बोटानिकल गार्डन ये करेक्ट आएगा। एल्स जो बेटा तीनों ऑप्शन है, वेदर इट इज़ नेशनल पार्क, वेदर इट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वेदर इट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं इन सिटू कंजर्वेशन के, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन। और ये क्या होता है, ये हम इनके खुद के नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, द टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आएगा। बेटा जो टैग पॉलीमरेज होता है ना वो एक हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है और इसका नाम हमने किसके बेसिस पे रखा है, जो हमारा बैक्टीरियम था ना बेटा थर्मस एक्वाटिकस, ये जो मैंने ऑप्शन टिक किया है इसके बेसिस पे हमने इसका नाम रखा है। इसको हम लोगों ने ना हॉट स्प्रिंग से आइसोलेट किया था, ठीक है। और इसलिए आइसोलेट किया था क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में विदस्टैंड कर सकता है, ठीक है। बट सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो है हॉट स्प्रिंग्स में विदस्टैंड कर सकता है, बट हॉट स्प्रिंग्स में विदस्टैंड करने के साथ साथ बेटा ये डीनेचुरेशन भी नहीं करता है। तो ये जब हम पीसीआर करते हैं तो पीसीआर में जब डीनेचुरेशन का स्टेप होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये एसेंशियल होता है। ई कोलाई की बेटा बात करूँ तो जो ई कोलाई होता है वो नेटिव है डीएनए पॉलीमरेज का। तो अगर ये जो है लैब्स में कॉमन होता है, बट लेकिन अगर इसका जो नेटिव हम कह सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर मैं इसे 94 डिग्री से 98 डिग्री हीट में रखूँ, और वो तो बेटा आपको पता है कि पीसीआर में यूज़ होता है। अगर मैं बात करूँ एग्रोबैक्टीरियम की, तो बेटा एग्रोबैक्टीरियम जो है ना वो डीएनए को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है और पीसीआर एंजाइम का सोर्स नहीं है ये। बीटी कॉटन की बात करूँ तो आप लोगों को पता है बीटी कॉटन जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या है, एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है जो हम लोग जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के जो भी जीएमओ क्रॉप्स हैं उसमें हम इसे यूज़ करते हैं। अब बेटा जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं 2 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क देती हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको दे चुकी हूँ, दूसरा क्वेश्चन ये भी मुझे बिल्कुल 10th लेवल का है, ठीक है। तो ये मुझे पता है आप लोग कर लेंगे, और अगर आप लोग कर ले रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें क्योंकि तभी मुझे पता चल पाएगा। अगर आपने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है, बट मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने सॉल्व किया है, तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो जो क्वेश्चन है, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, बहुत ईजी है, आई नो आप लोग कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। तो बेटा वाइटामिन सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। वाइटामिन जो होता है ना बेटा हम लोग उसे सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा वाइटामिन जो है सॉल्युबल है कौन सा नहीं है। तो बेटा वाइटामिन सी जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है।
कई बार पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है कि भैया विटामिन सी को क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, तो एस्कॉर्बिक एसिड। दूसरा, जो भी हमारे बी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स सॉरी विटामिन होते हैं, वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो हमारी बॉडी में जो ये होते हैं ये स्टोर नहीं हो पाते, तो हमें बार बार क्या है इसको इनटेक करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, ये सारे बेटा क्या होते हैं, हमारे फैट सॉल्युबल प्रोटीन है, सॉरी फैट सॉल्युबल विटामिन है, सॉरी फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो विटामिन ई है दैट इज ऑल्सो फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। ये बॉडी में, हमारे बॉडी जो फैटी टिश्यूज होते हैं, लिवर होते हैं, उसमें स्टोर होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड। तो बेटा इसका जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन फर्स्ट विलाई, दैट विल बी करेक्ट। अब देखो इंटेस्टाइन होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में इंटेस्टाइन है। अब इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, छोटे 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 से ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। अब ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों होते हैं, ताकि ये जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके। किस लिए, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर जो फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो पाए, ठीक है। रोगी की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, स्टमक जो होता है ना हमारा, जे शेप्ड स्ट्रक्चर स्टमक होता है, उसके अंदर जो होता है ये फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, जो फोल्ड्स होते हैं उसे बोलते हैं, ठीक है। एल्विलाई बेटा आपको पता है एयर सैक्स होते हैं लंग्स के अंदर, ठीक है। नेफ्रॉन की मैं अगर बात करूं तो बेटा ये किडनी की फंक्शनल यूनिट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच आयंस आर रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा ऑप्शन सी कैल्शियम आयन वुड बी द करेक्ट आंसर। कैल्शियम आयन क्या करता है बेटा, कभी भी कोई भी नर्व इम्पल्स, ठीक है, जैसे ही किसी मसल फाइबर के पास पहुंचती है, ठीक है, नर्व इम्पल्स आई, मसल फाइबर के पास पहुंची, अब ये क्या करती है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्रिगर करती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्रिगर क्यों करती है, कि यार तुम सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम आयन को रिलीज करो, ठीक है। अब कैल्शियम आयन यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है, कैल्शियम आयन रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब उसके अलावा क्या होगा, ये क्या करेगा, ये जो आयंस हैं ये ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाएंगे, ठीक है, ट्रोपोनिन से बाइंड होंगे, और जैसे ही ये बाइंड होंगे तो एक चेंज आ जाएगा इनके अंदर, जिसकी वजह से मायोसिन जो है, जो भी मायोसिन हेड है वो बाइंड हो जाएगी किसके साथ, एक्टिन के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो टेक्स प्लेस करेगा। एल्स बेटा मैं अगर सोडियम की बात करूँ, सोडियम जो होता है वो डीपोलराइजेशन में हेल्प करता है मेनली, ठीक है। और अगर मैं पोटेशियम की बात करूँ तो बेटा वो रीपोलराइजेशन में उसका मेन रोल होता है। और अगर मैग्नीशियम की बात करूँ तो ये कोफैक्टर की तरह काम करता है एटीपी के, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ एटीपेज, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने वाले हैं प्राइमरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो बेटा इसका आंसर जो है ऑप्शन सी थाइमस विल बी द करेक्ट आंसर। जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, जहाँ पे लिम्फोसाइट जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं, और जहाँ पे लिम्फोसाइट जो है वो फॉर्म होते हैं। तो जो थाइमस होता है, थाइमस होता है ऐसा प्लेस जहाँ पे टी सेल्स मैच्योर होते हैं, और जो बोन मैरो होता है ना बेटा वो मैच्योर होता है बी सेल्स के अंदर, ठीक है। बोन मैरो के अंदर क्या होता है, बी सेल्स मैच्योर होते हैं। एल्स बेटा स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, ये सारे हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, जो कि मैच्योर नहीं होते यहाँ पे कोई भी लिम्फोसाइट्स, या फिर प्रोड्यूस नहीं करते लिम्फोसाइट की। इसके अलावा बेटा ये क्या है, बैटल ग्राउंड की तरह काम करते हैं, जहाँ पे जो भी मैच्योर लिम्फोसाइट एनकाउंटर होते हैं तो वो पैथोजन से फाइट करते हैं। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29। द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइंड बाय A.G. टेंसले। A.G. टेंसले जो थे वो हमारे एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। उन्होंने 1935 में डिस्क्राइब किया था कि इंटीग्रेटेड सिस्टम की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे फिजिकल एनवायरनमेंट से जो है रिलेट करके आपस में कह सकते हो एक सामंजस्य बिठा के जो है एनवायरनमेंट में रहते हैं। अर्नस्ट हैकेल जो है बेटा इन्होंने 1866 में इकोलॉजी टर्म को कॉइन किया था। उसके अलावा चार्ल्स डार्विन जो है, जो भी नेचुरल सिलेक्शन हम कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन दिया था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फोर्थ की, लेमार्क।
लेमार्क ने बेटा क्या बताया था, थ्योरी दी थी उन्होंने, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो ये इन्होंने बताया था। तो अभी भले से ऑप्शन में ये पूछा हो कि द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, हो सकता है आपसे इकोलॉजी पूछ ले हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, आज के मॉडल पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। विच स्टेज ऑफ माइटोसिस इज बेस्ट टू स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोसोम्स। आपको पता है 4 हमारे जो माइटोसिस है उसके फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो हमारा जो ऑप्शन बी है दैट विल बी करेक्ट। अब ऐसा क्यों होगा, होता क्या है कि जो हमारी इक्वेटोरियल प्लेट होती है, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हमारे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो अलाइन कर लेते हैं खुद को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी शेप, साइज या नंबर मुझे देखना हो तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट कंडेंस्ड स्टेट पे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, और बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे मेटाफेज के अंदर, इसलिए इस टाइम पे हम इनके शेप को स्टडी बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेज की मैं अगर बात करूँ तो हमारा जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज के अंदर क्या होता है, स्टिल जो है कंडेंसेशन, जो है कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है, वो कंडेंसिंग जो प्रोसेस होता है वो उस टाइम पे स्टार्ट होती है। तो हो सकता है कि क्रोमोसोम जो है वो ढंग से विजिबल भी ना हो, ठीक है। एनाफेज की मैं अगर बात करूँ तो एनाफेज में क्या होता है, अगर मुझे सेंट्रोमियर की पोजीशन जाननी हो तो सेंट्रोमियर की पोजीशन जानने के लिए ये जो हमारा फेज होता है ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं बेटा, ये हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है टूट के जाने लगती हैं, ठीक है। तो हमें अगर इसकी पोजीशन जाननी है सेंट्रोमियर की तो उसके लिए ये बेस्ट होता है। टीलोफेज की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, डीकंडेंसेशन होने लगती है, तो जो इनका प्रॉपर शेप जो होता है वो डिस्टिंग्विश हो जाता है। अब जब शेप ही डिस्टिंग्विश हो जाएगा, हम शेप को ही जो है पता नहीं लगा पाएंगे, डीकंडेंसेशन होने लग जाएगा, तो फिर क्या होगा, हम इसमें शेप वगैरह कैसे पता लगा पाएंगे क्रोमोसोम्स का, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है दैट विल बी करेक्ट। तो आई होप आप लोगों को जो है मेरी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोगों ने मेरे साथ मिलके जो है 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मॉडल पेपर फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम करेंगे मॉडल पेपर 3 फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और वहाँ पे भी जो है आप लोग इस, जो भी मैंने आपको होमवर्क के क्वेश्चन दिए इसको सॉल्व करके मिलते हैं हम लोग मॉडल पेपर नंबर 3 में। थैंक यू सो मच।